क्लास एंड जेंडर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पूछा भी गया है। व्हाट आर इट्स रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो आप जाति, वर्ग और लिंग से क्या समझते हैं, पहचान निर्माण में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जाति की परिभाषा की अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉइंट्स मैंने बहुत सारे लिखे हैं। जो बोल्ड लेटर में हैं, जो हाईलाइटेड लेटर हैं, आप उनको जरूर लिखें। उसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट्स है आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो जाति की परिभाषा के बारे में बात करें तो जाति मनुष्यों के अंतर विवाही समूह या समूह का योग है जिसका एक सामान्य नाम होता है। अब हर एक जाति का अपना नाम होता है, आपको पता ही है। जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो आपको पता है जातियों का अपना एक नाम भी होता है जिसकी सदस्य अर्जित न होकर जन्मजात प्राप्त होती है। और कोई भी किसी व्यक्ति मतलब किसी जाति का सदस्य मात्र मैं चाहूँ कि मैं आज जाके ब्राह्मण बन जाऊं या मैं किसी भी जाति का हिस्सा बन जाऊं, तो ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जाति की जो सदस्यता होती है वो जन्मजात होती है, न कि अर्जित होती है। आप किसी जाति में जाके अपना नामांकन नहीं करा सकते। तो जाति के सदस्य समान या मिलते जुलते पैतृक धंधों या कार्य से जुड़े होते हैं। आपको भी पता है कि अभी तो खैर बदल गया है, लेकिन पहले ऐसा ही चला आ रहा था और आज भी ऐसा ही होता है। जैसे कि व्यापारी लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग व्यापार में ही लगे रहते हैं। तो इस तरह से आपको पता है कि एक समूह जो होता है, जाति एक ऐसे समूह को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि लोगों का धंधा भी जो है सदियों से एक ही जैसा चला आ रहा है। जातियों की विभिन्न शाखाएं समाज के अन्य समूहों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक निकटता का अनुभव करती है। यहाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे इसको कि देखिए, एक जाति के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसीलिए तो शादी विवाह की प्रक्रिया भी होती है एक ही जाति में होती है, सजातीय होती है। अगर आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति को छोड़कर किसी दूसरी जाति में शादी कर लेता है तो इसकी वजह से कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो जाति एक बहुत ही संकुचित, बहुत ही बंद वर्ग होता है जहाँ के लोगों की सदस्यता तो है जन्मजात होती है। साथ ही साथ इस सदस्यता के कारण जो है लोगों का धंधा, उनका काम करने का तरीका वो भी तकरीबन निर्धारित हो जाता है। यहाँ पर लोग शादी विवाह भी अपनी जाति में ही करते हैं। जाति के बाहर जाकर शादी करना, जाति की प्रथाओं के न मानना या जाति की प्रथाओं के विपरीत कुछ और करना जो है बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है। तो ये कुछ परिभाषा है जो जाति की। इनकी कुछ परिभाषाएं आप देख सकते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। अगर हम लोग J.H. हटन के अनुसार बात करें तो जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पृथक जातियों से विभाजित करता है। मतलब कि एक जैसी जाति तो एक जगह है और दूसरी जातियों को बिल्कुल अलग कर देता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारण होता है। तो ये आप समझ गए, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ये परिभाषा के रूप में आप लिख दें। आप अगर आपको जाति की परिभाषा देना है तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर मजूमदार और मदान की बात करें तो इनके शब्दों में हम लोग देखते हैं जाति की परिभाषा। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पृथक पृथक यानी कि अलग अलग इकाइयों में विभाजित रहता है। तो एक समाज के अंदर जाति के आधार पर कई सारे भाग में बटा होता है। इन इकाइयों के पारस्परिक संबंध होते हैं, ये ऊंच नीच के आधार पर संस्कारित रूप से निर्धारित भी होते हैं। तो आप समझ गए, ये दो डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर जो परिभाषा मैंने ऊपर बताई आप उसको भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ग यानी कि क्लास। क्लास क्या होता है? वर्ग एक समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। तो आप समझिए, समान सामाजिक का मतलब कि मान के चलिए सारे टीचर, सारे डॉक्टर्स, सारे इंजीनियर्स, या आप एक जगह जहाँ सारे बैंक के लोग, तो ये एक वर्ग हो गया, एक क्लास हो गया आपका। इलाइट क्लास, सारे बिजनेसमैन वो इलाइट क्लास, सारे अमीर लोग, उनका एक क्लास होता है। तो वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले लोगों का एक समूह है। व्यक्तिगत व्यक्तिक लौकिक आयाम जैसे कि शिक्षा, पेशा, आय, आवास, जीवन स्तर आदि पर अपनी अर्जित स्थिति के आधार पर एक व्यक्ति एक वर्ग का सदस्य होता है। तो आप समझ गए कि किस आधार पर लोगों को जो है किसी वर्ग का सदस्य बनाया जाता है। वो क्या काम कर रहे हैं, यानी कि किस जॉब में है, उनकी आय, उनकी इनकम कितनी है, वो किस घर में किस स्थान पर रहते हैं, उस पर उनके जीवन का स्तर क्या है। अगर अच्छे स्तर है मतलब हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन फैक्टर्स के, इन आधार के बेसिस पे आप किसी वर्ग का हिस्सा बनते हैं। जब समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण उनके व्यक्तिगत, अब दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि जब समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण उनके व्यक्तिगत गुणों जैसे कि शिक्षा, आय, व्यवसाय, आवास की दशा के आधार पर होता है तो समाज में स्तर विभाजन की यह प्रणाली वर्ग व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ये भी आपका दूसरा डेफिनेशन है, आप इसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, जो वर्ग व्यवस्था होती है यह एक खुली व्यवस्था होती है।
तो आप इसको भी लिख सकते हैं अपने पॉइंट में। यह एक खुली व्यवस्था होती है, इसमें व्यक्ति अपने प्रयास में सफल या विफल होने पर अपने से उच्च या निम्न स्थिति को प्राप्त करता है। अब देखिए अगर मान के चलिए आप बिजनेसमैन है, तो अभी आप किस वर्ग में होंगे? बिजनेसमैन वर्ग में होंगे, बिजनेसमैन क्लास में होंगे। अगर आप अपने बिजनेस में जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाते हैं उतने ज़्यादा आप अपने वर्ग के महत्वपूर्ण व्यक्ति बनते हैं। लेकिन आप अगर अपने प्रयास में, अगर आपका बिजनेस खराब होता है तो आप अपने वर्ग में धीरे धीरे नीचे, तो ऊंच नीच की जो स्थिति बनती है वो आपके प्रयासों से, आपकी सफलता के ऊपर निर्भर करती है। तो ये आप चीज़ समझ गए। कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग का सदस्य बन सकता है, यह असंभव नहीं, क्योंकि यह जन्मजात नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन हाँ ये इतना आसान भी नहीं होता। मतलब ये कि एक साधारण व्यक्ति एक हाई क्लास बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा असंभव भी नहीं। बहुत सारे लोग जो है अपने प्रयासों के माध्यम से जो है हाई क्लास बिजनेसमैन भी बन जाते हैं। तो जन्मजात नहीं है, लेकिन करना थोड़ा कठिन और असंभव होता है। इसको आप अपने डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं कि मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक वर्ग एक समुदाय या कोई भाग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सकता है। गिसरबर्ड के वर्डों में हम लोग समझे तो यह एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूह से उसके संबंध को निर्धारित करती है। तो ये डेफिनेशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अब ये सारा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ एक साथ आप ना लिखें, इसमें से जो भी आपको लगे, आप चाहें तो एक परिभाषा और एक डेफिनेशन लिखें, ताकि आपका उत्तर भी जो है, अगर आप 200 शब्दों में लिख रहे हैं, 150 शब्दों लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार भी हो। तो ये पॉइंट मैंने ढेर सारे दिए हैं, आप यहाँ से एक पॉइंट एक डेफिनेशन उठाकर भी अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं लिंग की, यानी कि जेंडर की। जेंडर क्या है? लिंग की सामाजिक रचना होने के नाते जेंडर से अभिप्राय लिंग के अनुरूप किए जाने वाले व्यवहार, भूमिकाओं, प्रत्याशाओं तथा समाज में किए जाने वाली क्रियाओं से है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों कि सेक्स और जेंडर में पहले आप अंतर समझिए। सेक्स जो कि बायोलॉजिकल रूप से आधारित होते हैं, एक व्यक्ति आपका आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति स्त्री या पुरुष होता है उनके शारीरिक संरचना के आधार पर, लेकिन एक व्यक्ति आपका आप बोल सकते हैं कि आपका आदमी और औरत या फिर लड़का या लड़की होता है उसके द्वारा किए गए व्यवहारों के आधार, ये व्यवहार जो है हमें हमारे आसपास का जो समाज होता है वो निर्धारित करता है। तो समाज के द्वारा निर्धारित जो आपकी अवधारणाएं होती हैं, जो व्यवहार निर्धारित किए गए, जब हम उनका पालन करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो निर्धारित करती हैं कि हम किस जेंडर के हैं। तो जेंडर की परिभाषा हर एक देश में अलग अलग भी होती है और आमतौर पे समान भी होती है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि आप परिभाषा में यहाँ समझ ही गए होंगे कि नाते जेंडर से अभिप्राय लिंग के अनुसार किए जाने वाले व्यवहार, भूमिकाओं, प्रत्याशाओं तथा समाज से किए जाने क्रियाओं से है। लिंग या जेंडर से उस तरीके का पता चलता है जिससे कि एक स्त्री, अब हम समझिए, जिससे कि एक स्त्री या पुरुष को सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं का निर्माण करना पड़ता है। मतलब कि समाज ने आपके लिए जो निर्धारित किया तरीके, तो लिंग का मतलब होता है कि वो जो अपेक्षाएं, जो तरीके आपके व्यवहार के लिए समाज ने बनाए हैं, वो अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप स्त्री हैं, अगर आप उनका पालन पुरुष के रूप में कर रहे हैं तो आप पुरुष हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, यह स्त्री या पुरुष होने से जुड़ी विशेषताओं और अवसरों तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया और संबंधों के भेद पर आधारित हो। ये बताता है कि भाई एक पुरुष के रूप में आपको किन विशेषताओं का आपके अंदर होना चाहिए, आप किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक स्त्री और पुरुष के बीच में किस तरह से अंतर होना चाहिए। तो जेंडर इस बात का निर्धारण करता है। जेंडर इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रदत्त, मतलब एक महिला और एक पुरुष को किस तरह से क्या काम करना, उसके लिए किस तरह का व्यवहार जो है अपेक्षित है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल लिखने चाहिए। और कौन से मूल्य हैं जो उनके लिए उपयुक्त हैं, कौन से मूल्य हैं जिनको उनके लिए अनुपयुक्त है, जिनका उनको नहीं करना। जेंडर समाज में महिलाओं तथा पुरुषों को परिभाषित करता है तथा जीवन में वे जो भी भूमिका निभाते हैं उसको प्रभावित भी करता है। तो जेंडर के आधार में भी, अब देखिए, आपको जैसे पता है कि महिलाएं घर में भोजन बनाती हैं, घर की देखभाल करती हैं, ये जेंडर ने डिसाइड किया है, समाज ने डिसाइड किया है कि महिलाएं घर की देखभाल करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। तो ये धीरे धीरे जो है एक नियम बन गया जिसको कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये समाज द्वारा निर्धारित है। बहुत सारे ऐसे भी समाज हैं जहाँ पर देखेंगे आप, महिलाएं बाहर का काम करती हैं और पुरुष घर का काम भी करते हैं। तो ये समाज के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, समाज के अनुसार ये बदलता रहता है। लिंग की रूपरेखा एक वर्ग प्रदान करता है जिसके अंदर स्त्री पुरुष के बीच दिया गया सामाजिक और वैचारिक निर्माण होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना चाहिए। अब हम यहाँ पे समझेंगे किस तरह से एक कास्ट यानी कि जाति, वर्ग या
ग्रुप या फिर हम बोले कि कोई जेंडर हमारी पहचान को निर्धारित करता है। तो आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे देखते हैं, जाति के आधार पर हमने देखा है, जैसे कि पहले चला आ रहा था, अब तो ये चीज़ें कम हो गई हैं कि जाति के आधार पर लोगों को काम, जो वर्क वो करते हैं, वो मजदूरी और सम्मान दिया जाता है। तो अभी तो नहीं होता है, लेकिन पहले हुआ करता था कि जाति के आधार पर लोगों को उनके व्यवसाय निर्धारित किए जाते थे, उनको क्या मजदूरी मिलेगी वो निर्धारित किया जाता था, उनको कितना सम्मान दिया जाएगा ये निर्धारित। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करने में एक बहुत बड़े कार्य के रूप में काम करता था। जाति के आधार पर ही लोगों को शिक्षा, उनके लिए जो प्रॉपर्टी होती है, जमीन होती है, धार्मिक जो प्रथाएं होती है, पूजा पाठ के जो अवसर होते हैं, पूजा पाठ करने का जो तरीका होता है, ये सारी चीज़ें निर्धारित होती है। तो ये पहचान निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के रूप में काम करता था। जाति के आधार पे आपको पता है, आज तो ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है प्रथाएं। पहले होता था कि उच्च वर्ग को पूजा करने का अवसर था, जबकि निम्न वर्ग को पूजा करने का अवसर नहीं था। तो ये कुछ कुप्रथाएं थी। तो जाति के आधार पर व्यक्ति की एक पहचान बन गई कि वो आदमी पूजा कर सकता है जो उच्च वर्ग का है, और जो व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता मतलब वो निम्न वर्ग का है। तो जाति पहचान निर्माण में, व्यक्ति के आइडेंटिटी फॉर्मेशन में एक बहुत बड़े कार्य के रूप में कार्य करता है। आज भी हमारे देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ जाति का प्रभाव बहुत ही सबल है, और इसके आधार पर जो भेदभाव है, जो एक पहचान निर्माण होता है, वो अभी भी व्याप्त है। आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्ग के। देखिए, वर्ग भी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर फ़र्क करता है कि हम किस तरह से पहचाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसके पास अच्छा घर, अच्छा पैसा है, अच्छा व्यवसाय कर रहा है, तो उसे हम लोग अमीर मानते हैं, उसके प्रति सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। एक व्यक्ति जो अच्छे रोजगार में जुड़ा हुआ नहीं है, उसके पास पैसे नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहा, तो लोग उसकी प्रति हीनता की दृष्टि से देखते हैं। तो ये व्यक्ति की पहचान निर्माण में बहुत बड़े कारक के रूप में कार्य करता है। अगर आप अच्छे वर्ग से हैं, मतलब आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छे वर्ग से नहीं है, एक ऐसे वर्ग से हैं जो कि निम्न वर्ग में आता है, तो आपकी पहचान आपके निम्न वर्ग से ही होगी। तो पहचान निर्माण में वर्ग भी बहुत बड़े कारक के रूप में काम करता है। आप देख सकते हैं कि जैसे समाज में जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर हैं, उनको लोग समाज के उच्च वर्ग में उच्च नागरिकों के रूप में देखते हैं, जबकि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं, साधारण काम करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जो छोटे स्तर का होता है, तो लोग उन्हें निम्न स्तर से देखते हैं। तो पहचान निर्माण में ये बहुत बड़े कार्य के रूप में काम करता है। अब जेंडर की बात करते हैं। देखिए, लिंग के आधार पर भी बहुत ज़्यादा समाज में जो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है, यानी कि पहचान निर्माण की बात होती है। स्त्रियों के लिए अलग काम, पुरुषों के लिए अलग काम। तो ये कब होता है? जेंडर के आधार पर होता है। जेंडर के आधार पर लोगों की पहचान होती है। जेंडर के आधार पर लोगों की पहचान इस तरह से बनती है कि महिलाओं को लोग कमज़ोर मान लेते हैं। महिलाओं के लिए कुछ काम ऐसे निर्धारित है जो सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। पुरुषों के लिए कुछ ऐसे काम है जो कि निर्धारित हो कि पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। तो जेंडर के आधार पे भी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है, यानी कि जेंडर यानी कि जो आपका जेंडर की अवधारणा है, वो इस बात को निर्धारित करती है कि कौन स्त्री होगा, कौन पुरुष होगा। यानी कि अगर ऐसा कोई काम, खाना बनाने का काम, अगर हम मजाक में ही कहते हैं कि खाना बनाने का काम अगर एक पुरुष करने लगे तो उसे हम बोलते हैं महिला। तो महिला इसलिए बोलते हैं क्योंकि